ये सपना लेकर और मैंने आईएएस एकेडमी के माध्यम से अपनी तैयारी करवाई और आज अच्छी किताबें मिली, अच्छी क्लास बदले से इन्हीं सपनों को लेकर मैं आईएएस की तैयारी की। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेश शर्मा आपका पीआर भारत मीडिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज अलीगढ़ की प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी पे आप पहुंचे हैं। दोस्तों, आपको आज यहाँ का स्ट्रगल और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डीआर यादव सर से बात करेंगे, उनसे एक खास मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात में उनसे जानेंगे कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचे और उनके दिमाग में ये सारे आइडियाज कहाँ से आए, क्यों सोचा उन्होंने आखिर कि उनको आईएएस एकेडमी की ओपनिंग करनी है, क्यों किया उन्होंने ये सब और इसके पीछे क्या वजह रही और यहाँ तक पहुँचने के लिए जिन कठिनाइयों को उन्होंने सामना किया है उनके बारे में आइए एक बार बात करते हैं सर से और बहुत ही जल्दी आपको मिलाती हूँ, जुड़ते हैं सर के साथ। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं आपको सर से डीआर यादव सर से मिलाऊंगी, क्योंकि आपको एक बात बता दें, ऐसा बोला जाता है कि किसी भी चीज़ के लिए इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ पे भी एक थॉट है जहाँ सिलेक्शन एक जिद है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको वही बताने आई हूँ कि सिलेक्शन के लिए बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चों से ज़्यादा जो मेहनत करते हैं आज उनसे भी आपको मिलाऊंगी और आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने बारे में और अपनी कोचिंग के बारे में जो भी आपका इंट्रोडक्शन है आप मेरे चैनल पे एक बार खुद से दें। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले मैं भी आईएएस बनना चाहता था। मेरा सपना था कि मैं आईएएस बनूं और आईएएस बन के देश की सेवा करूं। मैंने कई पड़ाव पार किए, तैयारी की कि 2008 में मुझे ये प्रतिष्ठा के नाम से आईएएस एकेडमी खोलना पड़ा। मैंने ये देखा कि अलीगढ़ में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। 2008 में अलीगढ़ में मैंने सिविल सर्विस के नाम से आईएएस एकेडमी खोला और इसके पीछे एक सपना था कि यहाँ के लोग आईएएस सर्विस में जाएं, आईएएस बने, पीसीएस बने। और जब यहाँ एकेडमी होगा तो यहाँ के किसानों के बच्चे, नौजवानों के बच्चे, जो गरीब लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, मैं ये सपने लेकर अलीगढ़ में आया और मैंने आईएएस एकेडमी के माध्यम से उनको तैयारी करवाई और आज प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी 2008 से लेकर आज 2022 चल रहा है, लगातार क्षेत्र में काम कर रहा है और बराबर हम यहाँ के बच्चों को रिजल्ट दे रहे हैं। जैसा कि सर मैं जानना चाहूँगी आपसे, आपने ही अभी बताया और मेरा भी ये क्वेश्चन था कि आप आईएएस बनना चाहते थे। बतौर ये क्वेश्चन मेरा आपसे नहीं, हर एक स्टूडेंट का उस टीचर से होता है जो उनको तैयारी करा रहे होते हैं कि अगर सर हमको ये तैयारी करा सकते हैं तो सर ने ये क्यों नहीं किया। तो सर आपको आईएएस बनने में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आई या फिर कौन से रीजंस रहे जो आपने वहां ना पहुंच के आपने फिर सोचा कि आपको बच्चों को वहां पहुंचाना है। देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम लोगों ने किस परेशानी को फेस किया और किस तरीके से किया, बिल्कुल वो बड़ा पीछे छूट चुकी है ये बात है। लेकिन मैंने अब ये तय किया है कि जो मिस्टेक हम लोगों से हुआ वो मैं अब अपने छात्रों को नहीं करने देना चाहता, क्योंकि ये समय से यदि काम हो जाए और तैयारी प्रॉपर वे में उनको मिल जाए और वही लेक्चर हम अपने छात्रों को दे दें तो ईजिली गोइंग ऑन छात्र सक्सेस हो सकते हैं। मैंने ये देखा, जब मैं तैयारी कर रहा था सबसे पहले मैं इलाहाबाद पहुंचा, वहाँ मैंने देखा कि जिस शुरुआत में जिस तरीके से हमको एक ओपनिंग प्रोसेस पे अच्छी किताबें मिलनी चाहिए, अच्छी क्लास मिलनी चाहिए, वो मुझे नहीं मिल पाई और मैं देर से अवेयर हुआ। लेकिन अब मैं अलीगढ़ में रह के प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के माध्यम से डायरेक्टर पद की हैसियत से मैं अपने छात्रों को बेसिक लेवल से वो सब चीज़ें देता हूँ जिससे छात्र आईएएस ही नहीं टॉपर भी बन सकता है। तो बस वही है, अपना अनुभव आज मैं छात्रों को दे रहा हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो एकेडमी है आईएएस एकेडमी, उसका नाम प्रतिष्ठा है, आखिर उसका नाम प्रतिष्ठा ही क्यों है? ये सवाल आपने ही नहीं, कई लोगों ने पूछा है। बिल्कुल। देखिए, मैं कुछ भीड़ से हट के काम करता हूँ और मैंने कभी भीड़ के साथ चलना नहीं सीखा और उसी का उद्देश्य था कि मैं आईएएस बन के देश की सेवा करूँ। मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं कभी भी कोई काम करता हूँ तो बहुत बेहतर और सुंदर तरीके से करता हूँ। इसी के पीछे कुछ लॉजिक प्रोसेस है। मैंने ठाना कि यदि अच्छा नाम होगा तो अच्छी शुरुआत भी हो सकती है और मैंने इस एकेडमी का नाम प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी रख दिया और आज पूरे देश में जाना जाता है। तो कोई बड़ी खास बात नहीं है इसके पीछे। ओके
सर जैसा मेरे को अभी आपने भी बताया कि 2008 से आप इसको चला रहे हैं, तो 2008 से और 2022 तक का जो आपका स्ट्रगल रहा है, मतलब कि जो मेन चीजें जिनको आप 2008 से और अब तक इम्प्रूवमेंट करके लेके आए, वो कौन कौन सी चीजें रही जो 2008 में नहीं थी और आज आपके पास में है? देखिए, मैं आपको गहराई से उस सिस्टम से एक बात बताना चाहता हूँ ताकि मेरी आवाज़ सब लोगों के पास तक बिल्कुल। पहुँचे और ये मैसेज कन्वे हो और लोग उसके बेसिस पे अपने आप को डेवलप करने का काम करें। मैंने ये देखा है, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्र बड़े परेशान हुआ करते थे अर्थव्यवस्था को लेके, सोशल स्तर को लेके। तो 2008 में जब ये मैंने एकेडमी खोला तो सबसे बड़ी दिलचस्प कहानी है, एक बालक मेरे पास आया और जब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो वो बालक आया और बोला कि डीआर सर मैं तैयारी करना चाहता हूँ। आपने देखा है, जब मैंने उस बच्चे से बात की तो उसने बोला कि मैं सर आईएएस नहीं, मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, तैयारी करिए। वो इन बातों को कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलक आए। बोला डीआर सर मेरे अब्बू फेरी लगाते हैं, शाम को जब वो लौट के आते हैं तब चूल्हा जलता है और किसी दिन तो रोटी भी नहीं बनती। मैं भी हिल गया अंदर से। मुझे लग रहा था कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बच्चे की सेवा करता हूँ। मैंने उस बच्चे को गोद ले लिया, उसे तैयारी करवाई और जब 6 महीने बाद उस बच्चे ने एग्जाम दिया, मैंने उससे कोई फी नहीं लिया, मैंने पूरा उसे गोद रख लिया। आप समझते होंगे गोद रखना क्या होता है। और जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले वो बालक कहता है कि सर मैं सिपाही हो गया। रियली मानिए, जब वो बालक सफल हुआ तो मुझे ये लग रहा था कि मैं ही सफल हो गया। अब आप खुद सोचिए, एक फेरी वाले का बच्चा जब वो वर्दी पहन के उस झुग्गी झोंपड़ी में आएगा तो उस पिता की उम्र घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। और मैंने उस दिन से ये ठान लिया कि मैं अब अपने बच्चों के लिए जितना हो सकता है, आप रोइए मत, परेशान मत होइए, मैं उसी दिन से अब मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। और उसी प्रोसेस में देखिए बहुत सारे सिलेक्शन अब आपको मिल रहे हैं। अब मैं गोद लेता हूँ बच्चों के लिए, तैयारी करवाता हूँ, जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से मदद करने का काम करता हूँ। सर जैसा कि मैं जानती हूँ कि अर्थव्यवस्था की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, तो मतलब उनके लिए जैसे आपने उस बच्चे को गोद लिया, ठीक है, और वहाँ तो आपने उसको गोद लिया था, लेकिन फिर भी सबको तो आप गोद नहीं ले सकते और सबके पास में ऑप्शंस भी नहीं होते हैं कि वो डायरेक्ट हिम्मत करके आपको ये बात बोल भी दें, क्योंकि कुछ लोग ना झिझक जाते हैं, वो नहीं बता पाते कि हमको ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उनके लिए आप कोई मतलब गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी सुरक्षा के लिए बोलती है, नहीं कर पाती है, तो आप उनके लिए कोई सुविधा ऐसी जो गरीब बच्चों की हेल्प कर सके? देखिए, हम तो आपको भी गोद ले सकते हैं पढ़ाने के लिए, समझे, और बच्चों की तो बात अलग है। सरकार की बहुत नीतियां होती है, बहुत पॉलिसीज होती हैं जो जनता तक पहुंचे। और यकीन मानिए, क्या नाम है आपका? धर्मेश शर्मा। धर्मेश जी, उन्हीं सपनों को लेके मैं आईएएस की तैयारी के लिए, आईएएस की किताबों को लेकर निकला था, क्योंकि मेरा ये सपना था कि जो सरकार की नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचा सकूं, मैं उनके लिए वो कर सकूं जो टाइम से उनके लिए मिल जाए। लेकिन मैंने ये देखा यूपीएससी में मेहनत के साथ साथ लक भी जिम्मेदार होता है। बिल्कुल। मैंने 10-10 घंटे ऑन स्टॉप, ये लगातार रात को मैं पढ़ने बैठ गया और मैंने सुबह दिन निकाला है। मेरी मार्मिक स्टोरी को सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। तो मैं ये इस एकेडमी के माध्यम से ये देखता हूँ कि गरीब बच्चे आते हैं, किसानों के बच्चे आते हैं, मजदूरों के बच्चे आते हैं, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और उसी का नतीजा ये है कि यदि मैं ये कह दूँ हजारों बच्चे आज सिलेक्शन ले चुके हैं तो ये छोटी बात होगी। आज पूरे देश में प्रत्येक स्तर पर हमारे द्वारा गोद लिए हुए बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे प्रत्येक सेक्टर में लगभग सेवा कर रहे हैं। और मुझे खुशी होती है कि जब वो छात्र कहता है कि सर आपने हमको पढ़ाया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उससे। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि आपको बहुत खुशी होती है, आई मीन आपके अचीवमेंट्स होते हैं वो, बिल्कुल है ना, वो आपके अचीवमेंट्स होते हैं जब बच्चे आपको बताते हैं कि आपने उन्हें पढ़ाया और आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। तो वैसा ही कोई एक दो बच्चा जो अभी तक मतलब आपके 2008 से 2022 के बीच में ऐसा कोई बच्चा रहा हो जिसने मतलब आपको कुछ ऐसा फील कराया हो सबसे अलग हटके, कि आप कहीं पे भी बोल सकते हो कि यार वो जो लड़का था या वो जो लड़की थी, उस स्टूडेंट ने मुझे ऐसा फील कराया कि आज तक मुझे किसी ने नहीं कराया, आपने सोचा भी नहीं और उस लेवल तक का उसने फील कराया। देखिए, पहले तो मैं कभी कॉमर्शियल होकर काम नहीं करता, आज भी मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। और आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूँ कि जब मैं यहाँ बैठता हूँ और आता हूँ और जब मैं बच्चों के बीच में जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि यार
इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे ऊपर हो गई है। मैं अखबारों को पढ़ता हूँ और उन प्रॉब्लम्स को देखता हूँ, किसानों से मिलता हूँ, मजदूर जब आते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे रियली लगता है कि काश भगवान ने मुझे ये ताकत दी होती, तो मैं उन लोगों के लिए वो कर पाता जिसकी ज़रूरत है। हम बड़ी-बड़ी बातें नहीं करते, हम बड़ा काम करके दिखाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसे आपने प्रश्न किया, कोई बड़ी घटना बताइए। मैं जब वो बच्चा झुग्गी-झोंपड़ी वाला सिपाही बना, तो मैंने उसी साल ठान लिया कि मैं अब जितना हो सकता है शिक्षा के माध्यम से मैं अपने बच्चों को आगे ले जाने का काम करूँगा। हम यहाँ क्लास लेते हैं, क्लास के बाद में जो भी समय बचता है, हम गाँव में निकल जाते हैं, गाँव में चौपाल लगाते हैं और गाँव में चौपाल के माध्यम से हम एक गाँव से 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे गोद लेते हैं और उनको बेहतर जिस सेक्टर में वो जा सकते हैं, चाहे वो आईएएस बने, चाहे वो पीसीएस बने, पुलिस में जाना चाहें, बैंक में जाना चाहें, टीचर बनना चाहें, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस होता है, हम उनको सजने और संवारने का काम करते हैं, उनकी प्रतिभा को निकालने का काम करते हैं। और ये आज से नहीं, मैं पिछले 4 साल से आप पता करिएगा, मैं गाँव-गाँव जाके ऐसे बच्चों को तराश के लाता हूँ और अपने यहाँ तैयारी कराता हूँ। उसी का नतीजा है, देखिए 31st रैंक मिस्टर देवेंद्र सिंह हमारे ये डिप्टी कलेक्टर हैं। इन्होंने भी अपनी मेहनत से तैयारी की, हमने मेहनत से तैयारी कराया और एकेडमी का नाम रोशन किया। ये सारे फोटो लगे हुए हैं, ये सब वो बच्चे हैं जो होनहार बच्चे हैं, जिनकी प्रतिभा को डेवलप करने का हमने काम किया है। तो ये सारी स्टोरी यदि मैं सुनाऊं तो शाम भी थोड़ा पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। सर जैसे मतलब आपने तब सोचा होगा कि आपको कोचिंग के लिए स्टार्ट करना है, आपको एकेडमी बनानी है, तो मतलब लोगों ने आपको कुछ तो राय दी होगी, कुछ तो बोले होंगे, क्योंकि मैंने जैसे सुना है कि लोगों का काम बोलने का होता है, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ बोलेंगे कि आप करो अच्छा है, कुछ बोलेंगे नहीं अच्छा नहीं है और ये सब क्या है। तो आप अपने जज्बा को लेकर के, अपनी फैमिली की सपोर्ट को लेकर के आगे बढ़े या फिर कुछ लोगों ने भी आपको इस चीज के लिए सपोर्ट किया? देखिए, यदि आप इस बात पर प्रश्न कर रहे हैं तो मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि ये समाज में मैसेज है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आईएएस एकेडमी खोलूंगा। 2008 में जब मैंने एकेडमी खोलने का दृढ़ निश्चय किया कि मैं एकेडमी खोलूंगा, तो दिल्ली में एक टीचर ने मुझसे ये कहा था कि तुम एकेडमी चलाओगे। मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और चैलेंज में हमेशा स्वीकार करता हूँ, मैं चैलेंज किसी को देता नहीं हूँ। मैं जब पढ़ने के बाद घर लौटा तो मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये कहा था कि तुम आईएएस बनो। मैंने कहा बाबूजी मैं कोचिंग खोलना चाहता हूँ। वो कतई इस बात के लिए एग्री नहीं थे कि तुम कोचिंग खोलोगे, क्योंकि आपने देखा है पेरेंट्स बड़ा प्यार करते हैं बच्चों से। वो ये सोचते थे कि यदि मैंने एकेडमी खोल दिया तो मैं सेल्फ के लिए नहीं पढ़ पाऊंगा। मैंने उनको मनाया। मैंने 2008 5 जुलाई को एकेडमी खोला अलीगढ़ में, और जब मैंने एकेडमी खोला तो हमने यहाँ पर चीफ गेस्ट एक अधिकारी को बुलाया। हमारे कहने से वो उद्घाटन करने भी नहीं आए। वो सोचते थे कल का बालक है क्या करेगा। मैंने 3 बच्चों से कोचिंग को स्टार्ट किया था। लोग जब मुझसे मिलने आते थे तो ये कहते थे डीआर सर से मिलना है, तो मैं ये कहता था मैं ही डीआर सर हूँ। लोग मुझको मानने को तैयार नहीं हो सकते थे कि ये बालक डायरेक्टर कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया, 3 बच्चों से स्टार्ट किया, और यकीन मानिए कि अब हम पर ये स्थिति हो जाती है कि बैठाने के लिए जगह नहीं होती। 3 से हमने कहाँ तक हम पहुँचे, उसके पीछे यही रीज़न था कि जब छात्र आता है डायरेक्ट मुझसे मिलता है और ये बताता है कि सर कम समय है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं है, नौकरी यदि जल्दी मिल जाएगी तो घर में डेवलपमेंट हो सकता है, मैं उस चीज़ को कॉमर्शियल ना लेके उसे आत्मीयता से जोड़ता हूँ। मैं अपनी टीम के साथ यही मीटिंग करता हूँ कि रिजल्ट कैसे मिल सकता है, किस तरीके से काम हो सकता है, छात्रों को क्या नया दिया जा सकता है। और इसके पीछे बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि हम खुद कॉम्पिटिटिव हैं, और हम कॉम्पिटिटिव हैं तो अपने लिए पढ़ते हैं, और अपने लिए पढ़ते हैं तो अपने छात्रों को देते हैं। हम कॉमर्शियल नहीं आदमी। और उसका सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि हमारे छात्रों ने बहुत कम समय में हमको रिजल्ट दिया है। तो आज प्रतिष्ठा के छात्र पूरे देश में फैले हुए हैं। अभी एक छात्र हमारा सीजीएल अफसर, कस्टम ऑफिसर बना, आईएएस पीसीएस तो बहुत अधिकारी बने हैं। उसकी बड़ी मार्मिक कहानी है, मैं इसे प्रसारित करना नहीं चाहता। आज मैंने देखा उसके चेहरे पर, जब मैंने खुशी देखी तो वाकई में मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई, मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई। और जब उन छात्रों से मैं फीस नहीं लेता,
और वो छात्र मेरे गोद लेने के बाद में वो पढ़ते हैं और सफल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा मिल गया है। तो मैं अपने काम से 100% संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है और मैं चाहता हूँ कि अलीगढ़ एक दिन दिल्ली और इलाहाबाद की तरह यहाँ सेटल हो। बिल्कुल। तो सर जैसे देखो, आप जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन रही है वो क्या रही है, आपने कौन कौन सी डिग्रियां लेकर के और कौन कौन सा आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। देखिए, ये मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन नहीं बताऊंगा तो आप निराश हो जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, मैंने फिजिक्स से एमएससी किया है। उसके बाद मेरे मन में आया कि यार कुछ नहीं है तो टीचर ही बन जाओ, तो मैंने बीएड भी कर लिया लगे हाथों। उसके बाद फिर मैंने टेट क्वालिफाई किया। मैं सिविल की तैयारी में चल रहा था, उसके साथ साथ ये मैंने सब किया। फिर मैंने लॉ किया, एलएलबी किया। एलएलबी मैंने इसीलिए किया कि मैं हर चीज को जानना चाहता था। मैं आईपीसी, सीआरपीसी सारे सिस्टम को जानना चाहता था, भारत के संविधान को बेहतर तरीके से जानना चाहता था। तो मैंने लॉ किया एमएससी के बाद, बीएड के बाद। उसके बाद में मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, सिविल की तैयारी कर रहा था, मैंने ऑप्शनल पेपर फिजिक्स को छोड़ के हिस्ट्री ले लिया। और जब मैं एमएससी कर रहा था तो वहाँ के डिपार्टमेंट को ये पता चला कि मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। तो एक दिन एचओडी ऑफ हिस्ट्री से मेरा डिस्कस हो गया। बोले यार तुम तो हिस्ट्री बहुत अच्छा जानते हो। तो उन्होंने स्पेशली कह के, मैंने जिस कॉलेज से एमएससी किया उन्होंने मुझे रेगुलर एडमिशन दे दिया पीजी में, और मैंने वो कॉलेज टॉप कर दिया। और कॉलेज टॉप जैसे ही मैंने किया, पहली ही बार में उन्होंने मुझे पीजी पार्ट 1 का और बीए का ग्रेजुएशन का क्लास दे दिया पढ़ाने के लिए। मैं कह रहा था सर ये सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन मैं पहले दिन क्लास में गया तो मुझे बड़ा डर सा लग रहा था कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे बच्चों के लिए। लेकिन पहली ही क्लास में बच्चे ये डिमांड कर बैठे कि डीआर सर की क्लास चाहिए। और जब मैं क्लास से निकलता था तो 100, 200, 500 बच्चे जब नमस्ते करते थे तो मुझे भी बड़ा आनंद आता था। तो मैंने हिस्ट्री से वो कॉलेज टॉप किया। उसके बाद में फिर मैंने पीजी मास कम्युनिकेशन में एएमयू से डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर मैंने पॉल साइंस से